हेलो दोस्तों, नमस्कार। अद्वैत आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। और आज हम जो पिछली श्रृंखला में जहां हमने निबंध में एक मुद्दा जिसे कहते हैं इकोलॉजिकल डिस्कोर्स, पारिस्थितिकी विमर्श की बात की थी, उसी श्रृंखला के एक दूसरे थीम जिसमें आज हम बात करेंगे लैंगिक विमर्श पे। हम ऐसे कुछ प्रमुख थीम पर बात करेंगे जिस थीम से यूपीएससी लगातार प्रश्न पूछ रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम थीम की तैयारी करेंगे, फिर वो उस थीम से जुड़ा हुआ कहीं भी सवाल पूछता है, चाहे वो एथिक्स में पूछता है, चाहे वो निबंध में पूछता है, चाहे वो सोसाइटी में पूछता है, या इन पर सवाल जब आपसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं तो आप अपनी चीज़ों को तार्किक आधार पर कैसे रख सकते हैं, इन्हीं चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो इन्हीं चीज़ के मद्देनज़र आज जो हमारा टॉपिक है वो है लैंगिक विमर्श। आज हम लैंगिक विमर्श पर बात करेंगे। भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया में एक ज्वलंत मुद्दा रहा है लैंगिक विमर्श का, क्योंकि वर्षों से पुरुषों और महिलाओं के बीच में एक विभेद रहा है। वह विभेद किस आधार पर रहा है, विभेद क्यों किया गया, उसका परिणाम क्या रहा, और उस विभेद के बाद में जो नई चीज़ें, जो नई व्यवस्था जन्मी, उसका दुष्परिणाम क्या रहा, इन सब सारी चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे लैंगिक विमर्श पे। इसको किस तरीके से, एक चरणबद्ध तरीके से हम कैसे समझेंगे, उस मुद्दे पर जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि लैंगिक विमर्श जानना है तो उसका कोर क्या है, हमें जानना है कि लिंग है क्या। भाई, जिसके आधार पर हम विभेद कर रहे हैं वो लिंग है क्या, उसको समझने का हमारा हमारा मायने क्या है, हमारा सार क्या है, हम किस निहितार्थ में लिंग को समझ रहे हैं वो। फिर लिंग आधारित भेदभाव क्या है ये हम जानेंगे। फिर देखेंगे लिंग भेद से जुड़ी समस्या, कौन कौन सी समस्याएं जो लिंग भेद से जुड़ी हुई हैं। फिर उसके समाधान की बात करेंगे, कुछ जो समस्याएं उठाएंगे इन्हीं संबंधित समाधान की बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे नवीन समसामयिक लैंगिक विमर्श की बात करेंगे, जिसमें खास करके जैसे आरक्षण का मुद्दा हो गया, एलजीबीटीक्यू का मुद्दा हो गया, या अन्य मुद्दे हो गए, उन पर हम बात करेंगे। उनके लिए क्या ये मुद्दे अच्छे हैं या और सुधार कैसे हो सकता है, या किस तरीके के नए नवीन सुझाव दिए जा सकते हैं, तो इन सब मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे। अब हम पहले शुरुआत करते हैं इसके लिए लिंग क्या है। तो मूलतः लिंग का मतलब है, अगर हम एग्जाम्पल लें तो एक मानव है। इस मानव को हम दो भागों में बांटते हैं। पहले बांटते हैं सेक्स के आधार पर। जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे को हम पहले देखते हैं सेक्स क्या है, या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। ये तो प्राकृतिक विभाजन है। विभाजन कैसा है? प्राकृतिक है, मतलब नेचुरल है। इस विभाजन को लेकर के हमारा प्रकृति से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, क्योंकि जो विभाजन प्रकृति पैदा करता है उस विभाजन को लेकर के हम कोई भी प्रकृति से झगड़ा नहीं करते, क्योंकि वो नेचुरल है। विभाजन की वो बात होगी जो विभाजन मनुष्य पैदा करेगा। जैसे काले गोरे का भेदभाव प्रकृति ने किया है, किसी को काला बनाए, किसी को गोरा बनाए। लेकिन जब गोरा कलर के आधार पर, रंग के आधार पर काले के साथ भेदभाव करता है तो उसको हम रंग भेद कहते हैं। ऐसे ही किसी का कद काठी लंबा चौड़ा है, किसी का छोटा है। नेचर, बाई नेचर है सब कुछ। लेकिन उस पर विभाजन नेचर ने किया है। नेचर को हम ब्लेम नहीं करते। ब्लेम किसको करते हैं? जो उसके आधार पर विभाजन करता है। ऐसे ही दो चीजें हैं जिनमें है एक नर, एक है मादा। प्रकृति ने दिया, एक को नर दिया, एक को मादा। नर का और मादा का कुछ शारीरिक संरचना, कुछ जैविक आधार पर विभाजन किया है। उसके बाद में हमने बनाया इनको स्त्री और पुरुष। अब नर मादा से स्त्री पुरुष, वुमेन और मैन बनने की जो प्रक्रिया है वो कैसे है, उसमें हमने संस्कृति को माध्यम बनाया। जब ये विभाजन तैयार हुआ, अगर आप कोशिश करेंगे जानने की, तो उस दौरान कुछ लोगों ने, समाज के कुछ लोगों ने जब नियम कानून बनाए, नियम गढ़ा, तो लोग तर्क देते हैं कि विभाजन क्यों है। विभाजन को सही मानने वाले वो तर्क देते हैं दरअसल विभाजन इसलिए किया गया कि पुरुषों और महिलाओं में, मतलब स्त्री और पुरुष के बीच में कुछ अंतर होता है जो प्राकृतिक है। कैसा? वो कहते हैं कुछ स्वभाव में दोनों के अंतर है, दोनों के गुण में अंतर है, दोनों की क्षमता में अंतर है। कहते हैं स्वभाव में जो पुरुष होता है वो कठोर होता है, पुरुष होता है जो विवेकी होता है। पुरुष की जो क्षमता है, शारीरिक क्षमता ज़्यादा है, श्रमशीलता ज़्यादा है, पुरुष के पास साहस ज़्यादा है, करेज ज़्यादा है। इन सब आधारों पर, क्योंकि हम ये जो गुण मिला हुआ है ये प्राकृतिक है, और इन गुणों के आधार पर गुण क्या करता है, किसी भी समाज में जब कर्म से हमने गुणों के आधार पर एक श्रम विभाजन बना लिया, और जब श्रम विभाजन बनेगा तो श्रम विभाजन से ही दायित्व तय होगा, और दायित्व से ही अधिकार निकलेगा। अतः श्रम विभाजन से दायित्व को निकालने वाले लोग ये वकालत करते हैं कि क्योंकि दुनिया में ये विभाजन प्राकृतिक है, बाई नेचुरल है, इसलिए पुरुष और महिलाओं में ये विभाजन भी बाई नेचुरल है, प्राकृतिक है।
तो जिस तरीके से हम काले गोरे के भेदभाव के लिए, छोटे नाटे के भेदभाव के लिए, लंबाई चौड़ाई के भेदभाव के लिए, सक्षम अक्षम के भेदभाव के लिए हम प्रकृति को लेकर के हम प्रकृति को नहीं कोसते हैं, उसी प्रकार प्रकृति ने गुण, स्वभाव और क्षमता के आधार पर पुरुष और महिला को अलग अलग पैदा किया है। अतः विभेद वहीं का है, उसी विभेद के आधार पर हम क्या करते हैं, श्रम विभाजन करते हैं। कहते हैं अच्छा, कहते हैं महिलाओं में लज्जा है, महिलाओं में करुणा है, महिलाओं में सौंदर्यबोध है, कोमलता है, परवाह है, क्योंकि इनमें विवेक नहीं है अतः ये तार्किक निर्णय नहीं ले पाएंगी। क्योंकि इनमें कठोरता नहीं है अतः ये राजनीति में जाने लायक नहीं है, प्रशासन में जाने लायक नहीं है, सेना में जाने लायक नहीं है, डिफेंस में जाने लायक नहीं है। इनका क्या है, लज्जा। इनमें क्या है, करुणा, ये परिवार को संभालेंगे। इनके पास क्या है, कोमलता। इनके पास क्या है, परवाह। तो इन आधारों पर कुछ लोग जो विभाजन को स्वीकार करते हैं वो कहते हैं कि इन गुणों के आधार पर विभाजन क्या है, लाजमी है। मतलब अगर मैं कहूं तो स्त्री क्या है, एक सांस्कृतिक पहचान है। इसलिए विवेकानंद साहब की लाइनें हैं कि स्त्री पैदा नहीं होती है, बनाई जाती है। और इस विभाजन को बनाने के लिए एक बड़ा लंबा संस्थागत ढांचा बना हुआ है। हम थोड़ा सा अगर पहले चलें, हम आदि मानव की बात करें तो मनुष्य जब पैदा हुआ तो कोई विभाजन नहीं था। पुरुष और महिला सब एक तरीके से, हम लोग, हमारी उत्पत्ति बंदरों जैसे किसी जीव से हुई है, किसी जानवर से हुई है, हम एक जंतु हैं, वहां से मनुष्य का जब सफर तय किए तो पहले क्योंकि महिलाओं के मामले में एक चीज कॉमन रहा है, इनको ईश्वर ने प्रजनन क्षमता दी है। क्या दी है, प्रजनन क्षमता दी। इस प्रजनन क्षमता के आधार पर हमने क्या किया, इनको एक बड़े कार्य से अलग कर दिया। एक समाज था जब शिकार करना होता था, जब खाने के लिए हमें हमारा यायावर जीवन था, हम संग्राहक थे, उत्पादक नहीं थे। तो हमने क्या कर दिया, उस शिकार में हमने महिलाओं की भागीदारी को निग्लेक्ट कर दिया, बाहर कर दिया। पुरुष वर्ग शिकार करने जाता था, वहां से वो खाने की सामग्री था, क्योंकि उस समय खाना बेसिक नीड था। तो जब बेसिक नीड पर पुरुष लेकर के आता था तो बंटवारे पर, नियम कानून पर, कैसे समुदाय का नियम बनेगा, कैसे बंटवारा होगा, इन सब चीजों पर उसने अपने अनुसार खुद को केंद्र में रख करके नियम बनाना शुरू किया। वहां से शुरू हुआ विभाजन का एक दौर। क्योंकि महिलाएं, कोई भी महिला है, उस समय कोई प्रेगनेंसी किट नहीं होती थी, गर्भ को रोकने की कोई कृत्रिम उपाय नहीं था, तो महिलाएं अक्सर प्रेग्नेंट होती थीं, किसी न किसी पुरुष से उनका संबंध होता ही रहता था, तो प्रेग्नेंट होती थीं तो शारीरिक रूप से वो अक्षम होती थीं। तो वहां से शुरू हुआ एक विभाजन का दायरा। बाद में जब पितृसत्ता आई, जब पुरुष ने नियम तय किया, तो पुरुष जब नियम किया तो समाज की संरचना बन गई पितृसत्ता वाली। हालांकि बाद में सुधार हुआ, कुछ जनजातीय समाज में वो प्रभावी नहीं होने पाया, पर जो आज जो जिसे हम कहते हैं कि हम सभ्य समाज, उस सभ्य समाज में वो चीजें प्रभावी होती चली गई। बाद में वो पितृसत्ता के रूप में लगभग पूरी दुनिया में, बस भारत में ज़्यादा होगा, बांग्लादेश में ज़्यादा होगा, एशिया में ज़्यादा होगा, यूरोप में कम होगा, बाकी लैंगिक आधार विभाजन पूरी दुनिया में है। मनुष्य के बीच में लैंगिक आधार विभाजन पूरी दुनिया में जो सभ्य समाज है, कुछ जनजातियों के बीच में नहीं है, लेकिन कुछ जनजातियों में भी है, लेकिन दुनिया में जो सभ्य समाज कहे जाते हैं वो हर जगह है। कहीं भी एब्सोल्यूट समानता नहीं। अब बात ये होता है, कम विभाजन ज़्यादा विभाजन, कम भेदभाव ज़्यादा भेदभाव, कम न्याय ज़्यादा न्याय। हम देखते हैं लोग कैसे करते हैं, आधार क्या है। जो पितृसत्ता वाले लोग हैं वो कहते हैं कि दरअसल लिंग के आधार पर जो मैंने पीछे तय किया कि इनको कुछ ईश्वरीय गुण मिला हुआ है, उन्हीं गुण से इनका कर्तव्य निकला हुआ है और उन्हीं कर्तव्यों से इनका अधिकार बोध हो रहा है। उसके लिए तर्क देते हैं धर्म का, इसलिए तर्क देते हैं परंपराओं का, इसलिए तर्क देते हैं अंधविश्वास का। धर्म, परंपरा, अंधविश्वास। लेकिन दूसरा समाज जो समतामूलक समाज की बात करता है, जो कहता है नहीं, समान अधिकार सबके पास है। जब समान अधिकार तो समान कर्तव्य है, और समान अधिकार इसके लिए कौन सा कहता है, उदारवाद, समाजवाद, नारीवाद, लोकतंत्र, मार्क्सवाद। हम इथिक्स में पढ़ेंगे तो इथिक्स में पढ़ेंगे, वहां पे एक सिद्धांत होता है नॉर्मेटिव साइंस। इथिक्स माने कि विज्ञान है, तो हम मानक बनाते हैं किसी चीज का, तो उस मानक की तार्किकता, उस मानक को हम तार्किकता पर खरा उतारते हैं कि तब मानक तार्किकता पर खरा उतर रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ऐसे ही हम एक एक चीज को पीछे, अभी जब एग्जाम्पल के सहारे से एक एक चीज को देखेंगे कि क्या वहां जो मानक बनाया जा रहा है उस मानक पर वो चीजें खरी उतर रही कि नहीं, परीक्षण करेंगे। परीक्षण करने का सबसे अच्छा आधार क्या है, क्योंकि हम भी किसी जीव से हमारा निर्माण हुआ है, किसी जंतु से हमारा निर्माण हुआ है, विकास के क्रम में मनुष्य हो गए, तो चलो देखते हैं कि जो आदिम
जो वो जंतु हैं जहाँ पे कल्चर नहीं पहुँचा हुआ, जहाँ पे संस्कृति नहीं पहुँची हुई, उनके आदिम रूप पे चल करके हम अध्ययन करते हैं और देखते हैं क्या वहाँ पर भी वैसा विभाजन है कि नहीं। तो हम कहाँ चलते हैं? जंगल में। हम जंगल में जाते हैं तो वहाँ भी नर मादा हैं, शेर है, शेरनी है, नर हाथी है, मादा हाथी है, नाग है, नागिन है, कौवा है, कोयल है। अगर हम एग्जाम्पल लें, हम शेर और शेरनी को देखें, हमारे साथ उनका भी, हमारे जैसे विभाजन उनका भी है, नेचर ने कर रखा है नर मादा के रूप में। लेकिन शेर ने शेरनी के लिए कभी नहीं कहा कि तुम दुपट्टा उड़ के आया करो, तुम लिपस्टिक लगाया करो, तुम थोड़ा लज्जा दिखाया करो, तुम शर्माया करो, तुम इतना तेज मत बोलो, तुम इतना तेज मत हंसो। अगर वास्तविकता में देखा जाए तो शेर से शेरनी कहीं ज्यादा वाइल्ड है, कहीं ज्यादा खतरनाक है। इसका मतलब बाई नेचर विभाजन नहीं दिखा है। ऐसे हम हाथी में देख लेते हैं, कभी नर हाथी ने मादा हाथी से नहीं कहा, कोई ऐसा नियम कानून नहीं बना जंगलों में, कोई ऐसी सभा नहीं बिठाई गई, कोई कानून नहीं बनाएगा, कोई धर्म नहीं बनाएगा, कोई परंपराएं नहीं बनाएगी कि नहीं जो मादा हाथी है वो हमेशा घर के अंदर रहेगी, वो हमेशा बड़ा सा कंबल ओढ़ करके बैठेगी, वो बुर्का पहन के बैठेगी या वो घोट ओढ़ के बैठेगी। ऐसे कोई विभाजन देखो वहां पे नहीं। इसका मतलब है कि सारे विभाजन देखा कहाँ है? जहां पे संस्कृति गई। नाग नागिन में देख लो, नागिन के बारे में कहा भी जाता है कि नागिन का कांटा बसता नहीं, मतलब नागिन कहीं ज्यादा वाइल्ड है नाग से। वो कोमलता नहीं है, वो लज्जा नहीं है। कौवा और कोयल में देख लो, कोयल कहीं ज्यादा रचनात्मक है कौवे से। तो यहां भी इनके पास भी प्रजनन क्षमता है, इनके पास भी प्रजनन क्षमता है, इनके पास भी प्रजनन क्षमता है, इनके पास प्रजनन क्षमता है। उस प्रजनन क्षमता के अनुसार में शारीरिक क्षमता को परिभाषित नहीं किया गया और उसके अनुसार यहां पे इनको श्रम विभाजन, अधिकार विभाजन, कर्तव्य विभाजन के मानक में नहीं बिठाया गया। इसका अभिप्राय है कि मनुष्य ने खुद से बनाया है सारा जालसाज, ये स्वयं हमने खुद रचा है। क्योंकि प्रारंभ में हम, जैसा कि हमने कहा कि प्रारंभ में जब समाज का निर्माण हो रहा था, समाज को केंद्र में रख, जिनको केंद्र में रख करके नियम कानून बनाना था, वो नियम कानून बनाने वालों में से पूरी दुनिया में जब कानून बने, कहीं भी दुनिया के किसी भी आधुनिक सार्वजनिक देश में जाकर के देख लो, जहां नियम कानून बनते हैं उन नियम कानूनों में पुरुषों की प्रभुसत्ता है। पुरुष बिरादरी को केंद्र में रख करके नियम कानून बनाए जाते हैं। चाहे जब विवाह बनाया गया तो पुरुषों को केंद्र में रखा गया। भाई महिलाएं मंगलसूत्र पहनती हैं, महिलाएं सिंदूर लगाती हैं, महिलाएं बुर्का पहनती हैं। पुरुषों ने क्यों नहीं किया? पुरुषों ने उस मानक को क्यों नहीं अपनाया? पुरुषों ने उस मानक को अपने ऊपर लागू क्यों नहीं किया? क्यों नहीं तो मंगलसूत्र लेकर के आते हो? आज आपने रिंग दो लगाना शुरू कर दिया, मंगलसूत्र भी दो लेकर के आओ दोनों लोग। क्योंकि आपने कहा ये विवाहिक जो मानक है, ये विवाहिक जो और सारी चीज उपजी है, एक शब्द है जिसे कहते हैं यौन निजता। जंगलों में ये शब्द नहीं है, यौन निजता। हालांकि इसका डिबेट अलग है, वो थोड़ा सा टॉपिक अलग हो जाएगा, बट मैं बताऊं, यौन निजता के लिए हमने कल्चर में एक नियम बनाया और उस नियम में हमने ये सिद्धांत सेट कर दिए कि जो महिला होगी ये पुरुषों के लिए एक वस्तु के रूप में काम करेगी। जिस तरीके से हमारा पुरुषों का काम होगा कि महिलाओं के प्रजनन क्षमता का उपयोग करना। जिस तरीके से हम चाय पी करके, चाय गिलास की उपयोगिता क्या है? चाय पीने तक, चाय तक। वस्तु में क्या है? वस्तु क्या होता है? क्षणभंगुर होता है, उपयोगितावादी दृष्टिकोण होता है वस्तु को लेकर के। उपयोग करो फेंक दो, उपयोग करो फेंक दो। एक किसी चीज के लिए उपयोग किया जाता है, उसका एक एसेंस होता है, एक सार होता है। उसी प्रकार का एसेंस हमने महिलाओं पे लगा दिया। इनके सौंदर्य बोध को देखो, खूबसूरत दिखनी चाहिए, इनकी प्रजनन क्षमता फिट दिखनी चाहिए, सजा के रखो इनको। तो महिलाओं का हमने बहुत बड़ी रचनात्मकता को हमने किसमें लगा दिया? तुम सच के रहो, तुम खूबसूरत। आज महिलाओं के लिए समस्या होती है, देखो मैं अच्छी दिख रही हूँ कि नहीं दिख रही, मैं खूबसूरत दिख रही हूँ कि नहीं दिख रही हूँ, कोई समस्या तो नहीं है मैं अच्छा दिखने में, कोई कमी तो नहीं रह गई। तो ये हमने सौंदर्य बोध उनके ऊपर थोपा है। कोई महिला लिपस्टिक लगा के पैदा नहीं हुई थी, कोई महिला फाउंडेशन लगा के पैदा नहीं हुई थी। सबका जन्म कमोबेश एक ही तरीके से होता है। उन्हीं के आधार पर नियम कानून। ऐसे फिर कुछ लोग कहते हैं दरअसल दोनों का शरीर का बनावट अलग अलग है। जो स्त्री हैं
वो कमजोर है, जो पुरुष है वो मजबूत है, और इसके लिए वो डिफेंस में नहीं जा सकती, वो हथियार चलाने के लिए उपयोगी नहीं है। इसका भी हम पोस्टमार्टम करते हैं। इस तर्क के आधार पर अगर मैं कहूं तो जहां के लोग बड़े होंगे, जहां के लोग मजबूत होंगे, वहां पर लोग ज्यादा सक्षम होंगे, उनकी सेना ज्यादा अच्छी होगी। तो अगर दुनिया में देखा जाए तो अफ्रीका के लोग ज्यादा मजबूत हैं, ज्यादा सक्षम हैं, लंबे चौड़े हैं, और जापान के लोग छोटे हैं, अपेक्षाकृत कमजोर है, शरीर छोटा है। लेकिन जब देखते हैं तो हमें लगता है कि जापान की सेना ने ज्यादा वाइल्ड तरीके से, एक समय स्थिति ऐसी आई थी कि जापान अमेरिका में घुस करके मारा था पर्ल हार्बर पे। जापानियों को देख करके कहते थे कि जापानी आगे मतलब लूटपाट आतंक आ रहा है, और आज तक किसी का गुलाम नहीं हुआ। लेकिन अगर हम अफ्रीका की बात करते हैं, जहां के बड़े बड़े लोग हैं, मोटे मोटे लोग हैं, लंबे चौड़े कदकाठी के लोग हैं, जिनकी शारीरिक क्षमता बहुत अच्छी है, वो तो अभी भी अपना खुद की सुरक्षा करने में सक्षम नहीं है। तो इसका मतलब है जो तुम ये शारीरिक क्षमता की बात करते हो, इनसे बहुत कुछ तुम्हारा ये तर्क बहुत कुछ स्तर तक सही नहीं सिद्ध होता है। फिर कहते हैं कि ये दरअसल हथियारों को चलाने में सक्षम नहीं महिलाएं, क्योंकि आपने जो हथियार बनाया है उस हथियार बनाने में आपने मानक के रूप में पुरुषों का उपयोग किया है। अगर आपके हथियार बनाने में मानक पुरुष होते, वो महिलाएं होती, तो आप हथियार की डिजाइन वैसे करते। आज महिलाएं चला रही हैं, फाइटर जेट चला रही हैं। भाई जापान ने भी अपने लोगों के लिए हथियार बनाया है ना, उसने देखा हमारे लोग कैसे हैं, उसके अनुसार हथियार बनाओ, उसके अनुसार गन बनाओ, उसके अनुसार फाइटर प्लेन बनाओ, उसके अनुसार हम डिस्टार बनाएंगे, उसके अनुसार सब कुछ बनाएंगे हम। तो इस सारा का सारा जो स्वयं रचा हुआ है, ये पुरुषवादी समाज द्वारा रचा गया स्वयं एक ढोंग है। फिर हम बात करते हैं, इसी प्रकार हम राजनीति में देखें, अगर कहते हैं क्योंकि महिलाओं के पास में डिसीजन मेकिंग की क्षमता नहीं होती, न्याय निर्णय की क्षमता नहीं होती, वो भावुक होती हैं, वो तार्किक तरीके से निर्णय नहीं ले पाएंगी। तो अगर मैं बात करूं अब तक दुनिया में, या भारत के इतिहास से ही बात शुरू करता हूं, अब तक भारत में 70 साल के इतिहास में संविधान के सबसे विवादित प्रावधान ये कहते हैं आपातकाल लगाने का। अगर किसी ने कोशिश की है तो इंदिरा गांधी ने कोशिश की है, और लगाया भी। वो महिला थी, उन्होंने निर्णय लिया और लगाया, कठोर निर्णय लिया। ऐसे ही देखा जाए, दुनिया का 1971 की लड़ाई हुई थी भारत में, उसमें दुनिया 2 गुटों में बटी हुई थी। थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू होने की पूरी संभावना थी उस युद्ध से। इंदिरा गांधी ने निर्णय लिया और जीता। तो आप कहते हो विवेक नहीं होता है, राजनीति में सक्षम नहीं है, हम तो कह रहे हैं सबसे सक्षम नेता के तौर पर उभरी हूं उस समय। शिक्षा की बात करते हैं, आपने कहा क्योंकि महिलाओं में विवेक की कमी होती है, इसलिए शिक्षा में वो कुछ बेहतर नहीं कर सकती। लेकिन अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो विगत 10 साल पहले हमने महिलाओं को पूरी तरीके से पढ़ने की आज़ादी दी। पूरी तरीके से मतलब समता नहीं है। फिर मैं बताता हूँ, मैं एक पुरुष हूँ, मुझे अपनी बहन की अपेक्षा ज़्यादा पढ़ने का मौका दिया जाएगा। यूपीएससी नहीं हो रहा, स्टेट पीएससी दो, स्टेट पीएससी नहीं तो रिसर्च में चले जाओ। बट कोई लड़की जो आती है उसको समय मिलता है कि तुम 3 साल में कर पाओ तो करो, वरना चले आओ। इसका मतलब उनको पुरुषों की अपेक्षा कम समय मिल रहा है। फिर भी अगर देखा जाए पिछले 10 साल के यूपीएससी जो टफेस्ट एग्जाम होता है उसके रिजल्ट को एनालिसिस करो, महिलाओं की दावेदारी पुरुषों से ज़्यादा है। कई बार टॉप की हो, लगातार टॉप करती आएंगी। ऐसे स्टेट बोर्ड के रिजल्ट को अगर हम देख लें तो स्टेट बोर्ड के रिजल्ट को अभी मार्च में एग्जाम होगा, रिजल्ट आएगा, देख लेना। लगभग 20 से अधिक राज्यों में, 28 में से महिलाएं टॉप करेंगी। टॉप 10 में महिलाओं की दावेदारी ज़्यादा होगी। इसका मतलब विवेक के स्तर पर, रचनात्मकता के स्तर पर, सृजनशीलता के स्तर पर पुरुषों से कहीं बेहतर कर रही हो। प्रशासन के स्तर पर देख लें, प्रशासन के स्तर पर बहुत सारे प्रशासन में एग्जाम्पल है, किरण बेदी से लेकर के और आज तक दुर्गा शक्ति नागपाल तक ले सकते हो। कितनी अच्छे अधिकारी की एक श्रृंखला बनी हुई भारत में, बल्कि दुनिया में देख लो कहीं भी। तो जो ये ढोंग रचा गया कि प्रशासन में अच्छा नहीं कर सकती, निर्णय लेने की क्षमता अच्छी नहीं, विवेक की कमी है। मैं विज्ञान के क्षेत्र की बात करूं, भारत में कुछ बड़े छोटे वैज्ञानिक जो हुए हैं,
जिन्होंने अंतरिक्ष के लिए बढ़िया काम किया है। अभी जब मंगलयान लॉन्च हुआ, मंगलयान की सफलता के बाद में हमने जब देखा तो उसमें महिला वैज्ञानिकों की अगुवाई में कार्य किया गया था। एक अच्छी फिल्म बनी, आप फिल्म को देख सकते हैं। ये बहुत सारी चीजें, मैं तो एग्जाम्पल के तौर पर कहूँ आपको, तो मैं एक डाउन टू अर्थ के ऑफिस में गया था। मुझे नहीं पता था कि इतनी बड़ी एनजीओ के संस्थापक, जब मैं नया नया आया था 2016 के 17 की, इतनी बड़ी एनजीओ के संस्थापक एक महिला है। पर्यावरण के लिए सबसे अच्छा काम वंदना शिवा कर रही है। तो वो शुरू से लेकर के अंत तक, सुनीता विलियम्स से लेकर के आज तक, तो महिलाओं ने एक अलग तरीके का झंडा गाड़ा है। इसका मतलब जो आप कह रहे थे उनमें तार्किकता की कमी है, रचनात्मकता की कमी है, कहीं ना कहीं कमी आप में है। प्रबंधन की बात करें, महिलाएं अच्छी बिजनेसमैन हैं, अच्छा कार्य करती हैं, और आज तो कई जगह सिद्ध हो चुका है कि महिलाएं प्रबंधन में अच्छा है पुरुषों से। एक मुझे नाम नहीं याद आता है, एक कहीं किसी ने एक बुक लिखी थी, उसमें बताया था कि अगर दुनिया में महिलाएं राष्ट्राध्यक्ष हो जाएं तो क्योंकि उनमें भावात्मकता, संवेगात्मकता ज्यादा है, वो मानवता के लिए कुछ ज्यादा बेहतर कर सकते हैं, युद्ध की संभावना अपेक्षाकृत कम हो जाएगी, क्योंकि सृजनशीलता का जो गुण उनमें है, और ये बाय नेचर है। प्रेमचंद्र ने लिखा कि पुरुष को एक महिला के बराबर होना है तो आने वाले समय में 300 साल लगेगा। पुरुष महिलाओं की अपेक्षा 300 साल पीछे हैं। महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा मूल्य के आधार पर, आदर्शों के आधार पर, क्षमता के आधार पर 300 साल आगे हैं। वो कहते हैं अगर कोई पुरुष महिलाओं के गुण को ले लेगा तो वो ईश्वर बन जाएगा, अगर कोई महिला पुरुषों के गुण को लेगी तो उल्टा बन जाएगी। इसका मतलब, मैं नायिका का एग्जांपल देता हूं। नायिका के जो फाउंडर है फागुनी नायर, कितना अच्छा प्रबंधन किया, कितने कम समय में उन्होंने कंपनी को कहां पे जाकर के कहां पे बिठा दिया। तो इन चीजों को जब हम देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, शिक्षा के क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, हर जगह जिन जिन आधारों पर आपने कहा था महिलाएं योग्य नहीं है, उन आधारों को महिलाओं ने गलत सिद्ध किया है। और क्योंकि आप गलत थे, आपके पीछे कोई तार्किकता, वैज्ञानिकता, कोई ऐसा मजबूत आर्गुमेंट नहीं था जिससे आप टिक सको। इसी आगे हम बात करते हैं, इसके दुष्परिणाम की बात करते हैं। अब तक पहले हमने बात किया लिंग क्या है, लिंग के आधार पर भेदभाव का कारक क्या है, और भेदभाव कैसे कैसे होता है, किन किन आधारों पर होता है, उसके मानक क्या था, पैमाने क्या थे, हमने चीज़ों पर बात कर ली है। तो हम बात करते हैं इसके दुष्परिणाम को लेकर के। तो मैं अर्थव्यवस्था की बात करता हूँ। वर्तमान में पूंजीवाद का युग है, और पूंजीवाद, बाजारवाद में सबसे अच्छी चीज होती है गुणवत्तापूर्ण और सस्ता। अगर गुणवत्तापूर्ण और सस्ता उत्पाद आपके पास है तो बहुत बड़ा मार्केट है जिसको आप कैप्चर कर सकते हैं। बहुत बड़े मार्केट में आप अपनी सत्ता स्थापित कर सकते हैं। इसका मतलब भारत में, अगर मैं भारत का एग्जांपल लूं, भारत में 100 व्यक्ति हैं मानव के रूप में, और आपने महिलाओं को पहले से ही बाहर कर दिया है प्रतिस्पर्धा से। तो जो महिलाओं की उत्पादकता थी, जो महिलाओं का पोटेंशियल था, उस पोटेंशियल को तो आपने मार दिया। अब जो कंपटीशन पहले 100 लोगों में होना था, वो कंपटीशन मात्र 50% लोगों में होगा। इसका मतलब आप दुनिया के उन देशों में जहां पे महिलाएं ज्यादा सक्षम हैं, ज्यादा अधिकार दिया गया है, वहां के अपेक्षा आपके यहाँ कंपटीशन कम है, और जब कंपटीशन कम होगा तो क्या होगी, आपकी गुणवत्ता खराब होगी, और आपकी जब गुणवत्ता खराब होगी तो दुनिया में, विश्व बिरादरी में आपके वस्तु टिक नहीं पाएंगे। इसका मतलब आपका आर्थिक विकास रुक जाएगा। अर्थव्यवस्था से अगर कई सारे एग्जाम्पल आते हैं, अगर महिलाओं की भागीदारी अर्थव्यवस्था में बैठा दिया जाए तो भारत की जीडीपी 17 से 18% ज्यादा तेजी से बढ़े। अगर केवल महिलाओं की अर्थव्यवस्था में अभी जो पोटेंशियल है उसका अगर यूज किया जाए तो दुनिया की जीडीपी 10 से 12% बढ़ सकती है, और भारत की जीडीपी 17 से 19% बढ़ सकती है। भारत की जीडीपी, इसका मतलब हम लैंगिक विभेद करके हम अर्थव्यवस्था, देश का विकास, समाज का विकास, इंफ्रा का विकास, अब दुनिया में अपनी स्थिति दर्ज कराने में, आईआर को सही करने में, इन सब चीज़ों में हम पीछे जा रहे हैं क्योंकि हमने लैंगिक आधार पर भेदभाव किया है। आपको इसे तर्क करने पड़ेंगे, क्यों? श्रम में कंपटीशन कम होगा, उत्पादन कम होगा। आज एक फाल्गुनी नायर ने एक ब्रांड बनाया नायका में हजारों पुरुषों को रोजगार मिला।
तो जरूरी ये है, एक बार यूपीएससी में एक केस स्टडी आया था कि एक गांव है जिस गांव के लोगों ने महिलाओं को रोजगार में जाने से रोक दिया है, क्योंकि उनका मानना है अगर महिलाएं रोजगार में जाएंगी तो पुरुषों के रोजगार में कमी आ जाएगी और पुरुष बेरोजगार हो जाएंगे। तो वहां पर आप एक आर्गुमेंट कर सकते हैं कि हो सकता है उसी में से कोई एक महिला फेसबुक जैसी चीज बना दे जो लाखों लोगों को नया रोजगार दे दे, नया रोजगार का सृजन कर दे। तो आपने उस महिला के पोटेंशियल को मार दिया। तो हमें यह सिद्ध करना पड़ेगा कि वो महिला अगर आएगी मार्केट में, वो महिला अगर रोजगार में आती है तो पुरुषों के लिए और अच्छा होगा, पुरुषों के रोजगार की संभावना बढ़ जाएगी, ना कि पुरुषों के रोजगार की संभावना कम होगी। तो इन सारी चीजों के आधार पर हमें सिद्ध करेंगे कि महिलाएं किस तरीके से रोजगार में और बेहतर कर सकती हैं। महिलाओं के ना होने से किस तरीके से अर्थव्यवस्था के बहुत बड़े क्षेत्र का नुकसान हो रहा है। ऐसे राजनीति की बात करते हैं, राजनीति में जब भी बात करता हूं मैं कहता हूं लोकतंत्र में कहते हैं सबके पास एक मत है और सबको मतदान करने का बराबर अधिकार है, समानता का अधिकार है। लेकिन अगर हम वास्तविक मूल्यांकन करते हैं तो हम देखते हैं कि भारत में लोग 48% मतदाता जो महिला मतदाता है उसके पास में लोकतंत्र में बराबरी का कोई अधिकार नहीं है। उसके पास मत तो है लेकिन मत का वो मतदान नहीं करती। उसके घर का मत कौन तय कर सकता है? पुरुष तय करता है। आपको किसको मतदान करना है? पुरुष तय करता है। नेता जाते हैं वोट देने की बात पुरुषों से करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भारत की मानसिकता, भारत में महिलाओं के साथ में लैंगिक विभेद जो किया गया है उससे अभी वो उनमें चेतना नहीं आई, राजनीतिक चेतना नहीं आई। कोई भी सरकार 35 से 40% मत पा करके सरकार बना लेती है और भारत में 48% महिलाएं हैं। अभी तक महिलाओं में इतनी चेतना नहीं आई है कि वो अपने मत को समझ सकें। भारत में 16% एससी आबादी है। इस 16% एससी आबादी में चेतना आ गई है। आज अगर रोहित वेमुला की हत्या होती है तो कोई भी दलित, संसद में 84 दलित किसी भी पार्टी के क्यों ना हो, वो दलित पहचान के आधार पर खड़े हो जाते हैं और भारत के संसद को ठप कर देते हैं। एससी एसटी के लिए सुप्रीम कोर्ट कानून में बदलाव की बात करता है, सुप्रीम कोर्ट कानून को पलट देता है, लेकिन उसके बाद में सरकार पर दबाव डाल करके एससी एसटी कानून को फिर से पारित करवा लिया जाता है। ये होती है राजनीतिक चेतना, राजनीतिक एकता। तो 16% में इतनी क्षमता है कि भारत बंद कर देते हैं, लेकिन 48% महिलाओं में वो चेतना नहीं आई है। वोट बैंक नहीं बन पाए हैं, मत उनका है लेकिन मतदान नहीं कर रही हैं। और जब वो मतदान नहीं करेंगी तो उनके चुने हुए लोग राजनीति में नहीं जाएंगे, और जब नहीं जाएंगे तो वो नियम, वही कानून बनेगा जिसमें पुरुष केंद्र में होगा, और फिर वो समाज अस्थिर होगा। वहाँ लैंगिक हिंसा होगी, वहाँ सामाजिक हिंसा होगी, वहाँ बलात्कार के केसेस बढ़ेंगे, वहाँ समाज में अस्थिरता आएगी, वहाँ महिलाओं की हत्या होगी, वहाँ सड़कें सुरक्षित नहीं होंगी, वहाँ एक बड़े वर्ग का अधिकार, मूल अधिकार का हनन होगा, मानवाधिकार रोज दूर होगा। तो राजनीति, अब जब 48% लोग ये भी लोकतंत्र में आएंगे तो और अच्छा निर्णय ले आएंगे। सोच लो अगर महिलाएं 48% महिलाएं राजनीति में आ जाएं, तो किसी जाति वर्ग की नहीं है। दलित महिलाओं का शोषण दलित कर रहा है, सवर्ण महिलाओं का शोषण सवर्ण कर रहा है। इनके शोषण का अलग पैमाना है। महिला होने के नाते इनका शोषण हर जगह हो रहा है, दलित के यहाँ भी हो रहा है, सवर्ण के यहाँ भी हो रहा है। अगर ये अलग होकर के निर्णय, ये अलग होकर के मतदान करेंगी केवल महिला चेतना के आधार पर, तो जो राजनीतिक पार्टियां आएंगी वो इनके लिए कानून बनाएंगी, इनके लिए नियम बनाएंगी, इनके लिए, इनको केंद्र में रख करके राजनीतिक संरचना बनाई जाएगी। और जब इनको केंद्र में रख करके राजनीतिक संरचना बनाएगी तो उन जगहों पर देखा जाएगा इनके अधिकारों की अवहेलना ना हो। फिर जो इनको मानने वाली राजनीतिक पार्टी आएगी वो क्या करेगी? वो सदन में, उसे पता है कि अगर कि एक महिला का एफआईआर किसी मिर्जापुर में, किसी फर्रुखाबाद में, किसी गोंडा बलरामपुर में, किसी श्रावस्ती में नहीं लिखा गया, या किसी छत्तीसगढ़ झारखंड के राज्यों में नहीं लिखा गया, तो क्या होगा? सदन नहीं चलने देंगी, सदन को जाम कर देंगी महिलाएं। और फिर जो राजनीति होगी वो राजनीति धर्म और जाति से इतर हट करके फिर सामाजिक व्यवस्था पर राजनीति होगी, फिर राजनीति लोक व्यवस्था पर होगी। राजनीति में परिवर्तन आएगा, राजनीतिक मुद्दे बदलेंगे। और कहा जाता है कि महिलाएं पर्यावरण के प्रति ज्यादा सजग हैं, क्योंकि महिलाओं को यह पता है, एक शब्द होता है जिसे कहते हैं पर्यावरणीय नारीवाद, इकोलॉजिकल फेमिनिज्म। एक नाम है वंदना शिवा। वंदना शिवा ने कहा कि जिस तरीके से मनुष्य ने, पुरुषों ने महिलाओं का शोषण किया, उनके प्रजनन क्षमता के आधार पर उनको वस्तु बना दिया है, ऐसे ही प्रकृति का शोषण कर रहे हैं, क्योंकि प्रकृति भी कमोबेश एक प्रजनन करती है, एक उत्पादन का साधन है, उसको वस्तु बना दिया है। अगर हम प्रकृति को लेकर के इतने सजग हो जाएं, इतने संवेगी हो जाएं, इतने चेतनाबद्ध हो जाएं कि हम प्रकृति के उस सृजनात्मकता का, उस सृजनशीलता का, उस प्रजनन क्षमता का अगर हम
इस्तेमाल उतना ही करें जो हमारे काम का हो, और उसको यूज ना करके अपना सहयोगी मानना शुरू कर दें, तो उस समाज में खुद ब खुद लैंगिक न्याय को लेकर के एक नवीन डिबेट शुरू हो जाएगा, एक नवीन तरीके का प्रतिमान स्थापित हो जाएगा। फिर वो लैंगिक न्याय को लेकर वो समाज सजग हो जाएगा, उस समाज में लैंगिक न्याय स्थापित हो जाएगा। इसी प्रकार संस्कृति की बात करें, अभी तक सारे सांस्कृतिक प्रतिमान गढ़े गए हैं महिलाओं को केंद्र में रख करके। एक महिला है पति के लंबे उम्र के लिए व्रत रख रही है, एक महिला है पुत्र के लंबे उम्र के लिए व्रत रख रही है, 50-60 व्रतें रख ले रही है 10-5 साल में। पुरुष तो व्रत नहीं रखता। हर जगह गाली से लेकर के महिलाओं की यौन निजता पर प्रहार किया जाता है, महिलाओं को सांस्कृतिक प्रतिमान बना दिया गया है, तुम सच के रहोगी। तो संस्कृति का एक नया रूप निकल करके आएगा, जहां महिलाओं के साथ में लैंगिक आधार पर भेदभाव नहीं होगा, लिंग के आधार पर उनकी अलग पहचान नहीं बनेगी। बहन और भाई में जो आज कानून ने दिया है वो हक मिलेगा उन्हें वास्तव में। समाज लोकतांत्रिक होगा, समाज लैंगिक रूप से न्यूट्रल होगा। ऐसे ही मैं समाज की बात करूं, समाज ज़्यादा लोकतांत्रिक होगा, ज़्यादा निष्पक्ष होगा, ज़्यादा सामाजिक न्याय होगा, ज़्यादा पर्यावरणीय न्याय होगा, ज़्यादा सांस्कृतिक न्याय होगा, ज़्यादा राजनीतिक न्याय होगा उस समाज में। मैंने श्रम की बात कर ही ली, 50% श्रम ज़्यादा मिलेंगे, जो ज़्यादा और लोगों को प्रतिस्पर्धी बनाएंगे। 50% जब नए जुड़ेंगे तो जो पुराने वाले हैं, जो पुरुष हैं, वो खुद को सर्वाइव करने के लिए, इस मार्केट में बने रहने के लिए खुद को और ज़्यादा गुणवत्तापूर्ण बनाएगा, और ज़्यादा खुद के पोटेंशियल को निखारेगा, खुद को और ज़्यादा उत्पादक बनाने की कोशिश करेगा। तो महिलाएं तो श्रम में आ रही हैं और प्रतिस्पर्धा से पुरुषों की गुणवत्ता को बढ़ा रही हैं। इसी पर हमने पर्यावरण की बात की, नैतिकता की बात की। नैतिक प्रतिमान बदलेंगे, कई सारे नैतिक प्रतिमान टूटेंगे, नैतिकता का आडंबर टूटेगा, क्योंकि तब हम हर चीजों को, घर, परिवार, संस्था, सरकार, सबको पुनर्परिभाषित करेंगे, और हर चीजों में लैंगिक आधार पर न्याय स्थापित करना एक महत्वपूर्ण आयाम बन जाएगा। इसी प्रकार हर क्षेत्रों में हम जब लिखेंगे निबंध तो एक एक चीज को लेंगे और उसको पैमाने तरीके से, मैं निबंध को तोड़ना बता रहा हूं, कैसे तोड़ते हैं, इसी प्रकार से आप लिखेंगे क्रम से। जब समाधान की बात करेंगे तो समाधान की बात में हम समाज में कैसे सुधार करें, परिवार में, संस्था में, सरकार में। मैं समाधान में एक नवीन जो समाधान किया गया है, मैं आरक्षण की बात करता हूं। अगर महिला आरक्षण बिल पास हो गया है सदन में और वो लागू हो जाता है, क्या प्रभाव पड़ेगा इससे? महिलाएं राजनीति के केंद्र बिंदु में आएंगी। महिलाओं को राजनीति में एक चेतना जागृत वर्ग के रूप में माना जाएगा। मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे मेरा जिला है, मैं मान लूं मेरा जिला है हिमाचल का मंडी। अब हिमाचल के मंडी में अगर महिला सांसद होगी तो महिला सांसद घर के, जब वोट मांगने जाएगी तो घर के अंदर जाएगी, वो महिलाओं से बात करेगी, और जो महिला से बात करेगी तो उसे पहली बार एहसास होगा कि हमारे यहाँ राजनीति में जरूरी है ये विषय, बेरोजगारी, सामाजिक न्याय, लैंगिक विमर्श, आर्थिक विकास, इन सब चीजों पे हम बात करेंगे। और फिर जब वो महिलाएं बाहर निकल करके मतदान करेंगी जिनमें उनका अपना हित होगा, वो देखेंगी कौन सी पार्टी मेरी बात कर रही है, मेरे अधिकारों की बात कर रही है, मेरे जो बनाए गए प्रतिमान है उन प्रतिमानों को तोड़ने की बात कर रही है। फिर जो महिला जब वहां से चुन के जाएगी तो उनसे वादा करेगी कि महिलाओं के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, और फिर जब वो महिला के साथ अन्याय होगा तो उस महिला की सुनवाई सबसे पहले होगी। और जब पहली बार महिलाएं कैंपेन करने सड़कों पर निकलेंगी, जब उन्हें लगेगा कि हम 1000 की संख्या में जब सड़कों पर चलते हैं, तो जिन सड़कों पर हम अकेले चलते थे पुरुष हमारे साथ छेड़खानी करते थे, फफ्तियां कसते थे, वो पुरुष साइड में चल रहे हैं, तो पहली बार उन्हें अपने एकता, अपनी चेतना का एहसास होगा। और फिर उनको लगेगा अगर हम रोज हर मुद्दे पर एक हो जाएं, अगर महिला पहचान के, जैसे आम आदमी पार्टी बना, अगर कोई आम महिला पार्टी बन जाए और केवल महिलाओं के आधार पर 48% वोट को मोबिलाइज कर ले और महिलाओं को केंद्र में रख करके राजनीति करना शुरू कर दें, तो उनको लगेगा कि समाज में हमारा भी अधिकार उतना ही जितना पुरुषों का है। फिर वो जो सड़क पर जो चली थी एक समूह के रूप में, जिसमें उनको पहली बार कॉन्फिडेंस आया, पहली बार वो किसी से नजर मिला के देख रही हैं, अब तक डर लगता था, वो देखो घूर रहा है, वो घूर रहा है, वो घूर रहा है, सड़क से किनारे चलती थी, उन्होंने देखा कि हमारे लिए सड़क खाली पड़ी हुई है और पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए अवास्तव में दिख रही है।
तो महिला जब थाने में जाएगी, जब एफआईआर नहीं लिखा जाएगा उसका, तो अगली बार चुनाव में पूछेगी पिछली बार तुमको जुटा के भेजे थे, हमारी एक बहन के साथ एफआईआर नहीं लिखा गया, उसका रेप हुआ था, पुलिस ने बदतमीजी की उसके साथ में। तो पुरुषवादी तंत्र का ढांचा टूटेगा। जो अभी लोकतंत्र है, जहां पुरुष नियम बनाता है, पुरुषों के लिए है, तो अभी लोकतंत्र क्या है? अभी तो पुरुष तंत्र है। पुरुषों द्वारा, पुरुषों के लिए, पुरुषों द्वारा स्थापित, पुरुष को चुना गया, सब कुछ, सब जगह पुरुष पुरुष है। अभी लोकतंत्र कहाँ है? पुरुष तंत्र है। तब वास्तविक लोकतंत्र होगा। एक साथ किसी महिला के साथ कोई बदतमीजी होगी, बदसलूकी होगी, सदन में 250 महिलाएं खड़ी होंगी, 200 महिलाएं खड़ी होंगी, सदन को नहीं चलने देंगी। तब दरोगा कांपेगा, डरेगा, एफआईआर नहीं लिखने, पुलिस वाले को डर लगेगा, अगर इस रात में किसी बच्ची के साथ छेड़खानी हो गई तो सदन नहीं चलेगा, सदन में मुद्दा उठ जाएगा। फिर कोई नहीं कहेगा कि लड़के हैं भटक जाते हैं, महिलाओं को ही बच के चलना चाहिए। तो एक परिवर्तन, एक आरक्षण से जब महिलाएं वहां पहुंचेंगी, जब उनके लिए जो कानून बनते हैं उस कानून के बिंदु में उनको भी स्थान दिया जाएगा, तब वो अपने अनुकूल संसदीय समितियों में जब चर्चा होगी तो महिलाएं अपना पक्ष रखेंगी। आपने सदन बनाया है, आप ये बताओ आपने फीडिंग सेंटर कहाँ बनाया है? आप जो सदन का कानून प्रक्रिया है आपकी, उसमें 6 घंटा लगातार आपका सदन जो चलता है, 5 घंटे चल लगातार, उसमें आप मुझे 2-3 घंटे का, 2 घंटे के बाद में आधे घंटे का गैप दो, हम अपने बच्चे को दूध पिला सकें। अब कानून हमें केंद्र में रख करके, क्योंकि अभी तक 6 घंटे तक कोई महिला बिना अपने बच्चे को दुग्धपान कराए नहीं बैठ सकती, तो कहेगी नहीं, गैप चाहिए आधे घंटे का हमें, सदन और पहले चलेगा और बाद में चलेगा। वो अपने अनुसार नियमों को पुनर्परिभाषित करवाएगी। महिलाओं के मुद्दे पर कैसे बहस होना है? फिर वो बात करेगी महिलाओं के न्याय की, फिर वो बात करेगी लॉन्ग टर्म, लंबे समय तक सतत और समावेशी बात होगी। फिर कोई जब कहेगा कि हम महिलाओं को 2500 रुपया महीना देंगे, कोई कहेगा 2000 रुपया महीना देंगे, 1500 रुपया महीना देंगे, महिलाओं को ये देंगे, महिलाओं को वो देंगे, तो कहेगी नहीं, इनकी राजनीति नहीं होनी चाहिए। महिलाओं में स्थायी विकास करो कौशल का, उसकी राजनीति करो तुम लोग, जिससे महिला स्वयं कमा सके, स्वयं सक्षम हो सके, अपना हक स्वयं ले सके। उसके हकदारी की बात होगी, उसके हकदारी के साथ उसके न्याय की बात होगी। तो एक आरक्षण से राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में बहुत सारे बदलाव आएंगे। फिर 3 तलाक पे बहस करने की जरूरत नहीं, खुद ब खुद उसको डस्टबिन में डाल दिया जाएगा। फिर सबरीमाला मंदिर का केस सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा कि वहीं सदन से ही। तो इन चीजों में जब महिलाएं उन जगहों पे पहुंचेंगी जहां उनके लिए कानून बनेगा, जहां उनके लिए नियम बनेगा, पूरे राजनीति का ढांचा बदल जाएगा, पूरे लोकतंत्र का ढांचा बदल जाएगा। लैंगिक विमर्श के एक नए आयाम निकल करके आएंगे। तो इस आधार पर हम देखें तो जैसे हमने बात किया, आरक्षण की बात की, बाकी हमने जैसे जैसे ऊपर हमने बताया कमियों के आधार पर आप सुधार की बात करते जाएंगे। एक बात बार बार होती है एलजीबीटी को लेकर के। अभी जब से ट्रम्प आए हैं तब से इस बात को लेकर के कुछ ज़्यादा ही चर्चा हो गई है, तो हमें लग रहा है कि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो एलजीबीटी के अधिकार की बात और कुछ नए सुधारों की बात हम किसी और वीडियो में कर लेंगे, और अभी हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। और हम टोटल ऐसे में जो हमारा अपना मानना है कि आपको सीखना क्या है, आपको सीखना है किसी टॉपिक को तोड़ना, किसी टॉपिक का विस्तार करना, जिससे आप लिख सको, जिससे आप समझ सको। क्योंकि ऐसे में आपको नए टॉपिक मिलेंगे, आपको जरूरी नहीं कि जो आप पढ़ के जाओ। हाँ, मैं थीम की बात करता हूँ, ऐसे ही कुछ 10, 20, 25 थीम है जिस पे हम बात कर लेंगे। महिलाओं का मुद्दा हो गया, कृषि का मुद्दा हो जाएगा, लोकतंत्र का मुद्दा हो जाएगा, विकास का मुद्दा हो जाएगा, न्याय का मुद्दा हो जाएगा, संस्कृति का मुद्दा हो जाएगा, उत्तर दक्षिण विमर्श का मुद्दा हो जाएगा, जनजातीय मुद्दा हो जाएगा। कुछ हम इन चीज़ों पे बात करेंगे, ऐसे विमर्शों को। और इस आधे घंटे में प्रॉपर निबंध पढ़ाना संभव नहीं है। आप लोग खुद जोड़ना तोड़ना सीखिए। किस तरीके से जब कोई नया थीम आपको मिलेगा तो उस थीम में आप लोग स्वयं काम करेंगे। तो आप लोगों का अगर सहयोग मिला, आप लोगों को समझ में आई कुछ नई चीज़ें, देखो जो मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें किताबों में नहीं है, बाकी आंकड़े किताब में भरे पड़े हैं, परिभाषा किताबों में भरी पड़ी है। मैं आपको वो डिलीवर कर रहा हूँ जो किताबों से इतर चीज़ें हैं। किताब तो आप लोगों ने 10 साल से पढ़ा है, 5 साल से किताब ही पढ़ रहे। जिन चीज़ों पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, जिन चीज़ों से आपको नंबर मिलेगा, जो चीज़ें आपसे लोगों को अलग बनाएंगी। बाकी महिलाओं के निबंध में 50 लाइन कविताएं सब लोग लिख करके आ जाएंगे, अबला नारी है तुम्हारी वही कहानी, अधरों में है और आंखों में पानी, सब लोग को लिख के चलाएगा, हाय रे नारी कहाँ गई तेरी आह नच।
तो वो कविताएं लिखना, चलो ठीक, उससे क्योंकि सब में सिमिलरिटी आ जाती है। हर कोई साहित्य का, हिंदी मीडियम में दिक्कत तो ये भी है कि अधिकतर विद्यार्थी एक सब्जेक्ट ऑप्शनल चल रहा है इस समय किसी साहित्य को लेकर के, सबके निबंध सेम तरीके का है। तो आपको कुछ कुछ एस्से से लेना है, कुछ वो इतिहास से लेना है, कुछ भूगोल से लेना है, कुछ विज्ञान से लेना है, कुछ सोसाइटी से लेना है, कुछ दर्शन से लेना है। इसमें अम्बेडकर को लेकर के आओ, इसमें गांधी को लेकर के आओ, इसमें मार्क्स की मैंने बात की है, कार्ल मार्क्स आया जिसने साम्यवादी समताधारी सरकार की बात की, समाज की बात की, राज्यविहीन समाज की बात की, महात्मा गांधी को लेकर के आओ इसमें। तो इन चीज़ों को ला करके आप उन चीज़ों से हट करके जो चीज़ मार्केट में चल रही है, आंकड़े वहाँ से लेकर के आओ। मैं आपको आइडिया बना रहा हूँ, इसी आइडिया पे आपको निबंध पे काम करना है, जिससे आप किसी एक टॉपिक पे, इतनी देर मैंने बात किया है, इन बात में लगभग हमने 4-5 हज़ार शब्द बोले होंगे। इन्हीं शब्दों में से आपको अपने तरीके से 1200 से 1300 शब्द निकाल लेना है। नए केस स्टडी, नए डेटा, नए फैक्ट, इन सब के साथ आपको लिख देना है। तो मैं उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास समझ में आ रहा होगा। हो सकता है थोड़ी किसी को असुविधा हो, तो आप लोग जो और सुझाव चाहते हैं, जो और कुछ डिमांड आपका हो, उस पर आप सुझाव दीजिए। और इस चैनल पे जो लोग नए जुड़े हैं लाइक करें, और बाकी जो औपचारिकताएँ होती हैं, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, वो सब आप करें। और अन्य कोई जो टॉपिक आपको लग रहा है कि इस टॉपिक पे बनाना चाहिए, आप इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का चैनल दिया गया है, आप उस पर जुड़ें और जुड़ करके सुझाव दें अपना, और अपने मित्रों के बीच में इसको शेयर करें, जिससे और लोगों तक रीच हो सके हमारी। अब हमारे चैनल पे आएँ, वहाँ कुछ हम पेड कार्यक्रम चलाते हैं, जिसमें ऐसे मैं खुद पढ़ाता हूँ, हर एक लंबी क्लास उसमें लेता हूँ। ऐसे ही इथिक्स को लेकर के, ऐसे ही मेंस के आंसर राइटिंग को लेकर के, प्रीलिम्स को लेकर के मैं मेंटरशिप भी देता हूँ मंथली हिसाब से, प्रॉपर 7-8 महीने का, जिसमें आपके प्रीलिम्स मेंस सारी चीज़ इंक्लूड होते हैं। तो उन प्रीलिम्स मेंस या मेंटरशिप के बैच में आकर के आप पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या हमारे फ्री इनिशिएटिव जिसमें यूपी स्पेशल है, जिसमें पर डे आंसर राइटिंग कराई जाती है, पर डे क्विज कराया जाता है, पर डे प्रीलिम्स के आंसर वो MCQ कराए जाते हैं, उन सब में जुड़ करके भी आप अपनी तैयारी को एक नई धार दे सकते हैं। तो इस तरीके से आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।